तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना फिफ्थ हेवनली पैलेस लेवल पर पहुंच चुका था और उसके अंदर जो औरत थी, अब जो एक एक्सटर्नल सपोर्ट आप बोल सकते हो, गोल्डन क्रो की थी। और साथ में प्लमडार्क ने इससे बोला था कि लास्ट मतलब अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड से मिलाने ले जाऊंगी। अब आगे तो फिलहाल सुबह का समय हो चुका था। ज़ू अपना गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। अब 5वें हेवनली पैलेस को सेंस कर रहा था। तो देखो, इसका जो टोटम टैटू था ना इसके बैक में गर्दन के पास, वो अभी भी था। बैटल प्रोवेस भी उतना ही था। ऐसा नहीं था कि भाई अगर आपने गोल्डन क्रो को अपने 5th पैलेस में रख दिया तो उसका पावर खत्म हो गया। बस वो 5th हेवनली पैलेस में है। अभी भी ये जो पावर था इसके इंपीरियल क्लास टेक्निक का, वो सिंगल हेवनली पैलेस के बराबर ही था। और वो पहले से खतरनाक भी हो चुका था पावर। और साथ में इसका जो 5th हेवनली पैलेस था, क्योंकि गोल्डन क्रो की और आप उसमें भी थी, तो उसका भी पावर बढ़ चुका था। और ये सब ज़ू के मेहनत का कमाल था भाई। दिन रात मेहनत किए थे इसने, रिस्क भी काफी बड़ा लिया था, तब इस लेवल पे पहुंचा था। और लौंडा अपने एक अच्छे मूड में था, मस्त अपना नाश्ता वाश्ता करता है। और उसको याद आती है उस वाले दुकानदार की, जब ये 7 ब्लड आइज में था तो वो भी वहीं पर स्टॉल लगाते थे ना, जहाँ पर ये डेली जाके खाता था। फिर मास्टर सेवेंथ के यहाँ जो खाता था वो ब्रेकफास्ट वगैरह, वो भी इसको सही लगता था। तो ज़ू अपना नाश्ता कर रहा था और पुराने दिन याद कर रहा था। और वो जो डेस्टिनी ऑरा वाला बच्चा था वो इसको देख रहा था, उसको बोर मार रहा था, आसपास के लोगों को देख रहा था। लेकिन यहाँ पर पास के ही एक दूसरे माले की बिल्डिंग पर इसकी नजर जाती है, जहाँ पर एक कोई तो दिखाई देता जो कि काफी गंदी नजर से ज़ू की तरफ देख रहा था। लड़का फिलहाल ये जो था वहां से गायब हो जाता है और उस बिल्डिंग में प्रकट होता है। देखता है कि एक लेडी है, दिखने में काफी सुंदर है और जोकिंग को करस दे रही है, मतलब कि यार गरिया आ रही है बोल सकते हो। मतलब वो बोल रही थी कि जोकिंग सही लड़का नहीं है। जेलर क्या बन गया, उछल रहा है। और ये अपने बच्चे को बोल रही थी कि तुम चाहते तो तुम्हें ऊंची पोजीशन मिल सकती थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अपने ग्रैंड पास से भी कुछ नहीं बोला। ऑब्वियसली जो बंदा था वो जैंग सिउन था, और सामने जो बंदी गरिया आ रही थी उसकी माँ थी, याओ यान हुई। और फिलहाल इनको ये भी पता चल चुका था, जो पैलेस लॉर्ड ने वार्निंग दी थी इनको मिल चुका था। तो उसके क्लैन वालों ने, यानी याओ क्लैन वालों ने बोल दिया था सीधा सीधा कि जोकिंग के पीछे मत जाना। खुश तो नहीं थी, लेकिन अब ये क्या ही कर सकती थी। तो गुस्सा फिलहाल अपने बच्चे पे निकाल रही थी। जैंग सिउन अपना मुंडी नीचे करके खड़ा था और उसकी जो नफरत थी ना जोकिंग के लिए और ज्यादा बढ़ते जा रही थी, क्योंकि एक तो इसकी माँ कंपेयर करती थी इसको जोकिंग से, और ये देख रहा था कि जोकिंग और स्ट्रांग होते जा रहा है। और बात ये थी कि अपने ग्रैंडपा के पास गया था कि कुछ कर सके, लेकिन कुछ कर नहीं पाता और वो अपनी माँ को बता नहीं रहा था। दिमाग में ये सोच रहा था यार कि एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में ही मैं अच्छा था। फिलहाल ये घर आ रही थी, तभी उसका जो ट्रांसमिशन जेट था वो वाइब्रेट करता है, नया मैसेज आता है और इसका जेट स्लिप गुस्से में ये फोड़ देती है। और ये घर आ रही थी। जैंग शियून समझाने की कोशिश करता है, मतलब किसी से के साथ मीटिंग थी इसकी माँ की और वो राइट टाइम पर पीछे हट गया था। लेकिन याओ यान भी बोलती है निकल जाओ यहाँ से, मेरे आंखों की सामने से दूर हो जाओ। तो सियोन फिलहाल यहाँ से निकल जाता है। फिलहाल एक कमरा से बाहर निकलता ना, गुस्से में था, तो उसकी आंखों में वो रेड मून चमकता है थोड़े समय के लिए, फिर गायब हो जाता है। फिर वो सोचता है यार क्या हुआ मेरे साथ। अचानक से ना उसका दिमाग चौधिया आ जाता है, क्योंकि जब वो रेड मून की ओरा प्रकट होती है तो सोचता है कि कुछ गड़बड़ है क्या, ये 7वीं बार हो रहा है। फिलहाल ये बंदा जो था ना डेस्टिनी ओरा वाला, वो खड़ा था इस लेडी के सामने कब से, और कोई इसको नोटिस कर नहीं पा रहा था। फिलहाल ये जो लेडी थी यानी कि याओ यानवी, वो अपने बच्चे को याद कर रही थी, यानी कि जैंग सियोन को, कि मैं तुम्हारे पे बहुत गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सफल हो जाओ। तुम्हारे पिताजी को वो चीज़ें नहीं समझ पे आया है, मैं चाहती थी कि वो आगे जाए बट वो समझे नहीं। फिलहाल ये लेडी काफी गुस्से में थी और जोकिंग को घर आ रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे का नसीब खराब हो रहा है जोकिंग, तुमने उसके भविष्य को खराब कर दिया है कहीं ना कहीं, और इसका बदला तो मैं लूंगी तुमसे, तुम्हें मार तो नहीं सकती। और ये मन में सोच रही थी ना इस समय। और डेस्टिनी और वाला जो लड़का था वो उसको समझ में आ रहा था क्या सोच रही। थोड़ा सा वो चिंतित हो जाता है, क्योंकि इसने उस लड़की से वादा किया था ना कि वो जोकिंग की रक्षा करेगा। अब ये किसी को मार तो सकता नहीं है, तो थोड़ा सोचने के बाद याओ यानुए की तरफ देख करके गहरी सांस लेता है। उसकी सांस जो थी ना वो यूनही के चेहरे पे पड़ती, और यूनही कुछ तो कर रही थी अभी, मतलब चम्मच उसके हाथ में था, अलग ही सोचने लगती है। मतलब उसके दिमाग में अच्छे विचार आने लगते हैं। वो जोकिंग उतना भी बुरा नहीं है बोलती है, फिर खुद अचंभित हो जाती है, हाँ ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। पूरा एरिया स्कैन करती है, फिर भी किसी को ढूंढ नहीं पाती। अब लड़के को और गुस्सा आता है कि यार मेरा ये टेक्निक काम नहीं किया। फिर से ये सोचती है कि यार वो जोकिंग इतना बुरा नहीं है, और यूनही को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, और ज्यादा चौकस हो जाती है कि कौन मेरे साथ खेल रहा है। फिर ये बोलती है ठीक है, लेकिन जोकिंग को पनिश तो करना पड़ेगा। अब लड़के को और गुस्सा आता है। इस बार ये 9 बार सांस लेता है और उसके मुंह की तरफ ऐसा आसपास अपनी ऑरा को रिलीज कर देता है, और पूरी तरह से यूनही ना एक अच्छे विचार से भर जाती है कि जोकिंग की कोई गलती नहीं है, वैसे भी मेरे बेटे ने भी कोई अच्छा काम थोड़ी किया। और लड़का उसके बाद डेस्टिनी ओरा वाला यहाँ से निकल जाता है। इधर जोकिंग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुका था और D-132 में प्रवेश कर जाता है। चीजें यहाँ पर पहले जैसी ही थी, और वो जो खोपड़ी वाला बंदा था वो निराश था, उसको मालूम था क्या होने वाला है।
मुझे कुचलना मत, मुझे कुचलना मत। क्योंकि हर दिन जब ज़ोकिंग वहाँ जाता था, तो उसे चीज़ें याद आ जाती थी अंदर जाने के बाद कहीं न कहीं से, कैसे भी और फिर वो पीटता था अच्छे से। इंकवेल भी रिस्पेक्ट दिखाता है ज़ोकिंग को। फिलहाल शैडो और पैट्रियार्च बाहर निकलते हैं और अपने मज़े करते हैं और डेस्टिनी ऑरा वाला बच्चा भी प्रकट होता है। उसको भी मालूम था थोड़े समय के बाद ही ज़ोकिंग फिर से जागने वाला है। ज़ो थोड़ी देर मेडिटेट करता है और फिर उसको डाउट आता है कि लगता है मैं फिर से कुछ भूल रहा हूँ। माहौल यहाँ पर इतना शांत क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जगह लाल होना चाहिए? ये खोपड़ी मुझे हमेशा क्यों कहते रहता है कि मुझे मत मारो? बैग को खोल के चेक करता, चीज़ें नॉर्मल दिख रही थी। फिर से टैबू पॉइज़न कोर का पावर रिलीज़ करता है और वॉयलेट मून का। खोपड़ी फिर से ऐसा बोलता है, "अरे यार! ये फिर से जाग रहा है, फिर से जाग रहा है, इसे कोई रोको।" इंकवेल बोलते हैं कि मुझे मालूम है ये मुझे जलाएगा फिर से क्योंकि ज़ू इंकवेल का जो जेल था उसके अंदर आग ऐसा फैला देता था। फिर से ज़ू किंग पूरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिवाय वो मतलब वर्ड ऑफ फिंगर के। बाम्बू स्लिप में फिर से चीज़ें रिकॉर्ड करता है और फिर बाहर निकलने ही वाला था। तभी वो जो डेस्टिनी वाला बच्चा था उससे कहता है, "मुझे मालूम मैं डेली जागता हूँ, है ना? हर दिन मुझे याद आ जाता है कि यहाँ पर 14 लोग नहीं है, 6 ही हैं। 5 तो मर नहीं सकते, चाहे मैं कितनी बार भी उन्हें मारूँ।" लड़का हाँ में सर हिलाता है। इसलिए मैं हर बार लिखता हूँ कि मुझे याद रहेगा, लेकिन वो गॉड का जो पावर है, जभी भी मैं बाहर निकलता हूँ, तो मेरे दिमाग से चीज़ें उतर जाती है ना? लड़का हाँ में सर हिलाता है। मतलब कि मैं जैसे बाहर निकलूँगा, चीज़ें भूल जाऊँगा। और ज़ू को मालूम था कि उसकी याददाश्त के साथ खेल नहीं होता है, बल्कि पैट्रियार्च और शैडो के भी जो याददाश्त हैं, उनके साथ भी वही सेम चीज़ होता है। तो ज़ू स्माइल करता है कि चलो ठीक है, फिर ये गेम मैं खेलते रहता हूँ। एक ना एक दिन मैं इन चीज़ों को नहीं भूलूँगा। फिर मुझे जो अच्छा वो फॉर्च्यून मिलने वाला है, वो मिल जाएगा। लड़का हाँ में सर हिलाता है लेकिन निराश होके और ज़ू बोलता है, "ये चीज़ मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, है ना? हर दिन लगभग।" तो वो बंदा फिर भी हाँ बोलता है और तो स्माइल करता है। अब ज़ू के दिमाग में यही था कि यहाँ मैं जो कर्म के बीज बो रहा हूँ, उसको डेवलप होने देता हूँ, तभी तो उसके फल खा पाऊँगा। और ज़ू फिर से वो बाम्बू जो था वो क्रश कर देता है और उसको बोलता है, "ये रख लेना, मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे किए होंगे ना।" लड़का हाँ में सर हिलाता है। अब ज़ू जैसे ही बाहर निकलता है वो भूल जाता है, यार 14 ही कैदी हैं, मुझे और कैदी पकड़ के लाने पड़ेंगे। मुझे मिलिट्री क्रेडिट्स जो अर्न करने हैं। फिलहाल इस दौरान कुछ दिन बीत जाते हैं और ज़ू का अपना रूटीन वैसा ही चल रहा था। इधर सीनियर कॉन्ग रिलीज़ हो चुके थे। रिलीज़ होने के 3 दिन बाद वो ज़ू को मैसेज भेजते कि यार मेरे पास एक मिशन आ चुका है जिससे कि हम अच्छे खासे मिलिट्री क्रेडिट्स हासिल कर सकते हैं। तो इस मिशन के लिए ज़ू मान भी जाता है। क्योंकि देखो ये था एक सीक्रेट मिशन जो जो कि मतलब कॉन्ग को फील्ड ऑपरेशन वाले डिपार्टमेंट से मिला था। नहीं तो देखो नॉर्मली क्या होता है दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जॉइन नहीं कर सकते। और कॉन्ग को पता था कि देखो ज़ू को चाहिए मिलिट्री क्रेडिट्स। थोड़ा अपने सुपीरियर्स को मनाता है जो ऊपर के पोस्ट वाले लोग थे और वो फाइनली मान जाते कि ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फील्ड ऑपरेशन के लोग थे क्योंकि कॉन्ग उसी डिपार्टमेंट का था। साथ में ज़ू था, माउंटेन रिवर, वांग चेन और वो लड़की डस्क स्पिरिट। तो रात के समय इनकी टीम मिलती है। टोटल 17 लोग थे ये। कॉन्ग जो थे काफ़ी सीरियस दिख रहे थे। बोलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जाते-जाते मैं पूरा मिशन एक्सप्लेन करता हूँ और काम कैसे करना है। और देखो तुम लोग को कोई भी मतलब एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। हम जेट स्लीप नहीं यूज़ करेंगे और मैं ही यूज़ कर सकता हूँ फिलहाल उसे। तो फिलहाल सभी की जेट स्लिप्स ये सील करवा देते हैं। सो देखता है कि भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने जेट स्लिप सील करवा के तो वो भी करवा लेते हैं। मिशन का रिक्वायरमेंट ऐसा था और चेक करता है जब सील हो जाता है वो तो कि हाँ, इसका ट्रांसमिशन जेट काम नहीं कर रहा है। यहाँ आने से पहले उसने प्लम्बा को एक मैसेज भेज दिया था कि वो एक मिशन पे जा रहा है और करेक्शन डिवीजन से भी थोड़ा समय मांग लिया था कि कुछ दिन वो नहीं रहेगा या जितना भी। और फिलहाल उसके बाद ये लोग टेलीपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स में एंटर कर जाते हैं और उससे गायब हो जाते हैं। काफ़ी दूर जाके वो प्रकट होते हैं हेवन क्लाउड प्रीफेक्चर के बॉर्डर के पास। कॉन्ग अब काफ़ी धीरे-धीरे बात करते हैं कि देखो 3 दिन बाद हम दूसरे टेलीपोर्टेशन पोर्टल में पहुँच जाएँगे और हम भाई बड़े मिशन पे जा रहे हैं, छिपा हुआ मिशन है, तो अपना स्वॉर्ड से इसका यूनिफ़ॉर्म नहीं पहन सकते। अब ज़ू को यही था कि कितने मिलिट्री क्रेडिट्स मिलेंगे अब वो बड़ी बात। और उस दौरान ये पूरा मिशन बता देते हैं कि हमें एक अपने एजेंट को वापस लाना है जो कि होली टाइड में बहुत लंबे समय से हैं। उनका असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। एक नहीं मतलब बहुत सारे एजेंट हैं। एजेंट बन के जाते हैं ना जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान जाते हैं या कोई इधर-उधर जाते रहते हैं। तो तुम लोगों को क्वेश्चंस होगा कि हमारे स्पाई जो हैं क्या उनका पता चल गया क्या उन लोगों का? बस इतना समझो कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं तो हमको ये सवाल करने का भी मतलब नहीं। और ये बताते हैं कि हम ही नहीं हैं और भी अलग-अलग टीम के लोग हैं इस मिशन में, जो कि उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। और ऐसे और सारे अलग-अलग लोकेशंस भी हैं जहाँ पर हमारे अलग-अलग स्पाई हैं। इस दौरान वांगचेन बोलते हैं माउंटेन रिवर बोलते हैं कि अरे आपको इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं हमें मालूम है। थोड़ा-सा ये लोग हिचक क्यों रहते हैं ना इवन डस्क स्पिरिट ज़ू की तरफ देखती कि ये बंदे को मतलब क्यों लाया है। वो ज़ू की पसंद नापसंद वाली बात नहीं थी, क्योंकि अभी वो ज़ू के आदी नहीं थे, वो नया बंदा इनके ग्रुप में आया था। लंबे समय बाद क्योंकि वांगचेन वगैरह तो शुरू से कॉन्ग के साथ थे। ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ा था और उसका एक्सप्रेशन जो था पहले जैसा ही था। तो कॉन्ग स्माइल करते हैं कि अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ज़ू पहली बार आ रहा है तो मैं नहीं चाहता कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अब डस्क स्पिरिट और माउंटेन रिवर दोनों शांत हो जाते हैं।
बाकी जो फील्ड ऑपरेशन वाले स्वॉर्ड थे उनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता था। फिलहाल ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और रात निकल जाती है। ज़ू को ऐसा लगता है कि वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन स्लो भी नहीं थे ये लोग। फिलहाल ये मिशन का जो भी डिटेल था उसको दिमाग में सोच रहा था और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला था, पूरा हिस्ट्री समझाया था पूरा, उसके बारे में सोच रहा था। होली टाइड जो लोग हैं, एक अलग प्रजाति है और ये तब बने जब ग्रैंड ड्यूक होली टाइड ने रिबेल कर दिया था, मतलब कि इंसानों के विरुद्ध चले गए थे और होली टाइड के लोग जो थे नाइट सेड्स से काफ़ी करीब थे। और अब जब ये युद्ध होता था इंसानों में और होली टाइड्स के बीच में, तो भाई ये और ज़्यादा समय के साथ फेयर्स होते जा रहे थे और पूरी तरह से इनका नज़र था सी सीलिंग काउंटी पर, होली टाइड वालों का, कि उन्हें इसको कब्जाना है। वो तो इंसानों का जो इम्पेरियल कैपिटल था, वहाँ के एम्परर से डरते थे, नहीं तो कब का हथियार ये होते। तो ज़ू को इन चीज़ों के बारे में पता था। ऐसे ही बाकी भी जो जो 6 काउंटी कैपिटल्स थे, उनका भी सेम हाल था। 3 दिनों तक ये ट्रैवलिंग करते रहते और ज़ू इन्हीं विचारों में था। इस दौरान कॉन्ग पूछते हैं ज़ू से कि तुम्हारा कोड नेम क्या रहेगा मिशन के दौरान? क्योंकि मिशन में आप अंडर कवर के टाइप ही जा रहे हो, तो आप खुद का रियल नाम नहीं रख सकते। ज़ू बोलता है मुझे आप किड बुला सकते हो, तो वो बोलते तो मुझे ड्रैगन ब्रो बुला सकते हो। अभी दूसरे टेलीपोर्टेशन पोर्टल के करीब पहुंच चुके थे और यहाँ से टेलीपोर्ट होने के बाद फिर से कुछ दिनों तक ट्रैवल करते हैं। उसके बाद फाइनली जाकर के ये टाइड फॉल प्रीफेक्चर के करीब पहुंच चुके थे। अब जो टाइड फॉल प्रीफेक्चर था वो बॉर्डर था सी सीलिंग काउंटी और होली टाइड टेरिटरी का। कॉन्ग बोलते हैं एक और टेलीपोर्टेशन लगेगा, उसके बाद हम बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये सी सीलिंग काउंटी के ही एरिया में थे। और फिलहाल रात का समय था, आसमान में थोड़े काले बादल भी दिख रहे थे और जो बिजलियां चमक रही थी उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट दिख रहा था। बारिश भी साथ में हो रही थी। 17 लोग ये टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे। ज़ू वगैरह आगे बढ़ रहे थे, तभी एक पत्थर के पास में ना ज़ू को ब्लड का स्मेल आता है और सेम चीज़ माउंटेन रिवर, वांगचेन, डस्क स्पिरिट वगैरह भी नोटिस कर लेते हैं। कॉन्ग एक समय सीरियस हो जाते हैं और सभी को रुकने को बोलते हैं। इस दौरान वो बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। डीमन गर्ल, सन स्पिरिट, रिवर बैट, तुम लोग 3-3 लोग लेके आगे जाओ और ज़ू का भी नाम लेते हैं, मतलब किड, और मैं अकेले जाता हूँ। अलग-अलग जाते हैं, 5 डायरेक्शन से पढ़ते हैं। कोई भी अगर मानव के अलावा दिखा, इंसानों के अलावा, मार देना। हाँ, अगर तुमसे कोई पावरफुल मिल जाए ज़्यादा हेवनली पैलेसेस वाला, तो मेरा वेट कर लेना। इसके बाद माउंटेन रिवर का जो कोड था नाम, जो उन्होंने बोला था शायद डेमन, जो भी रहा होगा ख़ैर, तो वो अपने-अपने हिसाब से 3 लोग पकड़ ले लेते हैं। जो बाकी 3 लोग बचते हैं, वो ज़ू के साथ आगे बढ़ते हैं। ज़ू किंग लेकिन इन लोगों से कहता है कि मेरे करीब मत आना फेलो डस्ट, और इन लोगों को एंटीडोट पिल्स भी दे देता ही है। पिल्स दे दिया भाई एंटीडोट, ठीक है, लेकिन ज़ू का ये भी था ना कि अगर उसने ज़हर फैलाया, उसको ये लोग सूंघ भी लिए, तो उसमें तो पिल भी नहीं काम करेगा। तो ज़ू इस दौरान आगे बढ़ता है। तेज़ी से आगे बढ़ रहा था ज़ू, तो उसका टैबू पॉइज़न जो कोर था ना, वो पल्स कर रहा था, मतलब वाइब्रेट कर रहा था। बाहर तक नहीं भेजा था, लेकिन उसने रखा हुआ था एक्टिव अंदर में, और आस-पास तो ज़हर बिखेरते जा रहा था। तो किले के पास ये पहुँच जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, तो एक शैडोवी फिगर्स की तरफ बढ़ता है। मिडिल एज मैन था ब्लैक रोब में, इंसानों के जैसा ही दिख रहा था, लेकिन खोपड़ी पर एक ब्लैक मार्क था। 5 हेवनली पैलेसेस पावर का बंदा था, लेकिन जब तक वो ज़ू के करीब पहुंच पाता, तब तक वो कुछ तो फील करता है, अचंभित हो जाता है और खून की उल्टी करने लगता है और बोलता है ये किस प्रकार का जहर है। वो जहर के प्रयोग से सरप्राइज नहीं होता है कि कोई बंदा जहर का उपयोग कर रहा है, वो इस बात से सरप्राइज होता है कि जहर कितना स्ट्रांग है। जिसने एक बार सूंघा था, अंदर से इसके जो पूरे ऑर्गन्स थे बॉडी में, लीवर, किडनी, जो भी बोल लो, वो जलने शुरू हो गए थे और मूव भी नहीं कर पा रहा था वो। और जो वो डैगर निकालता जो कैप्टन ने इसे गिफ्ट दिया था, बहुत तेजी से स्पीड में बढ़ता और उसका गला उड़ाते हुए निकल जाता है और एक्सप्रेशन तो आपको मालूम है, बदलता भी नहीं था लौंडे का। एक और होली टाइड का बंदा पीछे छिपा हुआ था शैडोज में, तभी उसका भी एक्सप्रेशन बदलता है, क्योंकि वो लेट हो चुका था रिएक्ट करने में। जो पीछे प्रकट हो जाता है उसको और सीधा गला उड़ा देता है। इस दौरान पीछे से सीटी की आवाज आती है और लाल बिजलियां चमकती। लाल बिजलियां ऑब्वियसली मास्टर फ्री स्पिरिट की थी और साथ में शैडो के बहुत सारी आंखें दिखने लगती। एक कल्टीवेटर बेसिकली जो को पीछे से अटैक कर रहा था, लेकिन जो का सरिया उसके खोपड़ी के आर पार निकल जाता है। उधर कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि कैसल के ऊपर, यानी जो फोर्ट था उसके ऊपर में उड़ रहे थे। 8 पैलेसेस के होली टाइड कल्टीवेटर से बैटल कर रहे थे और सभी के पास भाई इंपीरियल क्लास टेक्निक था और सेम इंपीरियल क्लास टेक्निक था। बड़ी बात ये थी, और चारों मिल के अटैक कर रहे थे, तो उनका जो इंपीरियल क्लास टेक्निक का पावर था और पावरफुल हो जा रहा था। वो कॉन्ग को मारने को देख रहे थे, लेकिन पहले ट्राई करते कि मार लेंगे, लेकिन उन्हें समझ में आता है कि नहीं मार पाएंगे, तो वो सोच रहे थे कि इसको ट्रैप कर लेते हैं। इधर आसमान में बिजलियां इकट्ठा हुई थी इनके वो मैजिकल टेक्निक की वजह से, जिससे कि ये फिर ट्रैप करने के बाद कॉन्ग को उस बिजली से अटैक करके मार पाएंगे। जू सब ये सब देखता है, उसकी आंखों में एक अलग कोल्डनेस आता है, लेकिन वो हेल्प करने नहीं लगता। वो आसपास के लोगों पर नजर रखता है और बोलता है आश्चर्य,
तुम इंसानी स्वॉर्ड से थोड़े अलग हो, मतलब जो कि आते हैं इस ब्लैक गार्ड में। मतलब ये ब्लैक गार्ड बोले जाते हैं, जो होली टाइड में कुछ स्पेशल लोग होते हैं, जैसे इंसानों में स्वॉर्ड सेज होते हैं, वैसे भी इनका एक डिपार्टमेंट है। इस दौरान वो जो जू के 3 स्वॉर्ड सेजेस आ रहे थे जू के पीछे से, और वो सेंस कर लेते कि जू ने बहुत जहर भी गिरा है, तो वो एंटीडोट पिल्स खाते रहते हैं। और जू का ये भी था कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद जहर फिर खींच लेता था वापस। और ये लोग लाश देखते हुए आते हैं, तीनों स्वॉर्ड सेजेस देख रहे थे कि जो भी मरा हुआ है ना, 5 पैलेस बैटल प्रावेस वाला तो है। तो इन्हें ये समझ में आता कि जोकिंग कितना स्ट्रांग है। इन्होंने सुना था कि इस बार के ग्रुप में अच्छे तगड़े स्वॉर्ड सेजेस हैं, अब ये देख रहे थे। और वो लोग भी नॉर्मल नहीं थे भाई, तगड़े लोग थे। इस दौरान वो होली टाइड कल्टिवेटर कहता है, अच्छा 3 और हैं। और उस बंदे के पास गोल्डन फ्लेम्स थे, और वो भी अपने इंपीरियल क्लास टेक्निक को यूज कर रहा था, और 6 हेवनली पैलेस का पावर था। और एक इंपीरियल क्लास टेक्निक मतलब 7 पैलेस का बैटल प्रोवेस ये बंदा दिखा सकता था। अब जू देखता है कि तीनों इसके स्वॉर्ड सीरीज आ रहे हैं पीछे से, तो वो सोचता है कि फाइट को जल्दी खत्म करता हूँ। और इन तीनों के पास भी देखो 5 हेवनली पैलेसेस का ही पावर था, इनकी अपने टेक्निक से अपनी एबिलिटीज हैं। लेकिन ये जो होली टाइड का ब्लैक कार्ड कल्टिवेटर है 7 पैलेस बैटल प्रोवेस वाला, उसको ये शायद नहीं हरा सकते। और वो लोग भी नोटिस करते तो सीरियस हो जाते इसे फील करके। लेकिन वो भागते नहीं है भाई, वो तैयार थे बैटल करने के लिए। वो बोल रहे थे कि किड, हम मिल के काम करते, इसको रोकते हैं। तभी होली टाइड वाला वो बंदा कहता है, ब्लैक कार्ड वाला, कि तुम नहीं रोक सकते। वो जैसे एक अटैक लॉन्च करने वाला था, जो की आंखें अलग चमकती है। जो ने एक कोड बनाया था ना, मतलब मास्टर फ्री स्पिरिटनेस के लिए बनाया था। जब वो शैडो के साथ मर्ज होता था तो कुछ बोलता था, ताकि लोग गेस ना कर पाए कि शैडो बैन्स द घोस्ट कमांड, ये वो। मतलब तुरंत ना जो की बॉडी जो थी शैडो के साथ मर्ज होने लगती है, एक कॉफिन सा प्रकट होता है। तो लोग गेस नहीं कर पाते, हालांकि फटती लोगों की कि ये कैसी टेक्निक। उन्हें लगता है कि शायद किसी प्रकार का टेक्निक होगा, बस वो उसके ऐसा बोलने की वजह से। जू की जो फ्लैशी बॉडी थी, यानी बॉडी पावर, वो काफ़ी बढ़ जाता है शैडो फ्यूजन टेक्निक की वजह से। अब सोचो, जब जो 4 हेवनली पैलेस के पावर पे था, शैडो के साथ फ्यूज होता था, तो 6 हेवनली पैलेस का बॉडी पावर यूज कर लेता था। अब तो भाई 5 पे है, तो आराम से 7 पे तो जा ही सकता है। और इस दौरान वो जो ब्लैक कार्ड था वो भी सरप्राइज हो जाता है, और साथ में इसके जो 3 स्वॉर्ड सेजेस थे उनका तो सेम हाल था। जब तक कि कुछ हो पाता, जू बहुत तेजी से पड़ता बिजली की गति से, इतना फास्ट कि उसकी स्पीड को देख पाना, मतलब कहाँ पर है वो भी मुश्किल था। और एक फीस्ट स्ट्राइक, यानी एक मुक्का मार देता है। गार्ड हैरान था कि यार इस बंदे के अंदर इतना चेंज। करप्शन पावर भी ये देख रहा था, क्योंकि जो के अंदर वो म्यूटेगन शैडो की वजह से था ही। पूरे ही अपने डिफेंस वाले टेक्निक्स बाहर निकाल देता है, लेकिन फिर भी किस पीछे चला जाता है ये, और उसके अंदर के जो अंग प्रत्यंग थे वो हिल जाते हैं। जो रुकता नहीं हो, एक के बाद फिर 1 2 3 ऐसे और मुक्के मारते जाता है। होली टाइड कल्टिवेटर भी बहुत सारे इनकांटेशन टेक्निक यूज करता है और पीछे चले जाता है। जो रुक नहीं जाता, 4 5 6। धीरे धीरे उस बंदे के डिफेंसेस में दरार आने लगती है। उसका जो इंपीरियल क्लास टेक्निक था, जो कि रोक रहा था जू को, वो भी अब रोक नहीं पा रहा था। जू 7वां मुक्का मारता है, फिर 8वां, फिर 9वां मारता है। फाइनली इसके डिफेंसेस में क्रैक आ जाते हैं। इस बंदे के धर्मापर्चर एक्सप्लोड करने लगते हैं। हेवनली पैलेस एक कोलैप्स कर जाता है, और वो हैरान था कि ये किस प्रकार की टेक्निक है। ये वही टेक्निक था 9 स्प्रिंग्स, जो इसको मास्टर ने गिफ्ट किया था, मास्टर 7th ने, कि देखो ये टेक्निक काफी क्रूएल है ना, कि आप सामने वाले के धर्मापर्चर निपटा देते हो और साथ में उसके हेवनली पैलेस को भी तोड़ सकते हो। तो उन्होंने बोला था कि इसको सोच समझ के यूज करना, ऐसे समय यूज करना कि कोई फिर जिंदा ना रहे बताने के लिए। अब इस बंदे को समझ में आ चुका था कि जो कितना खतरनाक है, तो वो भागने को देखता है। देखो इसका मिशन क्या था कि किसी भी स्पॉट से इसको यहाँ से आगे जाने से रोकना है, या उसको डिले तो कर देना है। लेकिन जिंदगी से क्या ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अब ये लेट हो चुका था, किसके बॉडी में बहुत सारे बीटल्स घुस चुके थे, अंदर से इसको खाना शुरू कर देते। ब्लड बेस का मतलब चेहरा जो था ग्रीनिश ब्लैक होने लगता है। और जो मानो एक हेल का, एक नरक का राजा हो, नरक का सिपाही हो बोलना ज्यादा सही होगा, वो आगे बढ़ता है। उसको इसका गोल्ड कोर हासिल करना था। सीधा उसके छाती में हाथ घुसाता है और गोल्ड कोर निकालने लगता है। लेकिन इस दौरान इस बंदे का जो एक मार्क था फोरहेड पर ब्लैक वाला, उसमें से काले रेशे जैसे निकलने लगते हैं, जो कि जू के बॉडी में चुभने लगते हैं। और उस बंदे के चेस्ट के आसपास बेसिकली एक कछुए का जो ऊपर का शेल होता है वैसा बन जाता है। जू उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और ये बंदा हवा में चल जाता है। मतलब जू जब मारता है ना ऐसा, तो उछल जाता है हवा में। जो फिर से आके पड़ता है डैगर लेकर के। इस समय टर्टल सेल्स भी उस बंदे के कमजोर हो चुके थे, और जो सीधा अपने डैगर से उसके पेट को फाड़ देता है, 2 भागों में सीधा बोले तो काट देता है। यह दिखा रहा था कि जो की फाइटिंग स्टाइल कैसी, कितना रूथलेस है। लेकिन इस दौरान एक और फील करता है होली टाइड कल्टिवेटर के अंदर, जो कि फैमिलियर था। वो हो रहा था रेड मून का, क्योंकि इस दौरान जो इसका वॉयलेट मून था 4थे हेवनली पैलेस में, वो थोड़ा सा हिल जाता है। अब जू बोलता है फिलहाल इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। बैग को ले लेता है, उसका जो टर्टल शेल था डिफेंस वाला उसको भी ले लेता है। हेवनली पैलेस इसको चेक करता है, क्योंकि देखो जू यूज कर रहा था शैडो फ्यूजन टेक्निक, तो ये ग्लू आर्ट यूज नहीं कर सकता था। ग्लू आर्ट मतलब कि इसका हाथ एकदम आर पार चला जाता है बॉडी के,
और अगर एक कल्टीवेटर मर गया तो उसका कॉन्शियसनेस कोलैप्स कर जाता है, तो फिर हेवनली पैलेसेस के अंदर जो गोल्ड कोर्स होते हैं वो आप नहीं ले सकते, वो खत्म हो जाते हैं। अगर यहाँ कोई और नहीं होता और ये मिशन पे नहीं होता तो ये टैबू पॉइजन यूज़ करता ना भाई इसको मारने के लिए। ये बॉडी टेक्निक यूज़ करता, टैबू पॉइजन यूज़ करता यानी अपने नेचुरल फॉर्म में होता तो ग्रू ग्लू मार्ट यूज़ कर पाता। शैडो जो था एक आँख की तरह बनता है फिर गायब हो जाता है। इधर ये तीनों काफ़ी अचंभित थे और ज़ू बहुत तेज़ी से फिर और आगे निकल जाता है। ज़ू क्योंकि इस समय जो किले का बीच का हिस्सा था ना वहाँ पड़ रहा था। वहाँ पर फाइट काफ़ी इंटेंस चल रही थी और वहाँ पर रिवर बेड से इनका बैटल चल रहा था। रिवर बेड कोड नेम था माउंटेन रिवर का। और ये बंदा और मारते जा रहा था क्योंकि वो सीक्रेट मैजिक यूज़ करता था। बंदा था ब्लड चिल सोसाइटी का। तो जितना ये मारेगा आसपास की ब्लड एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। डीमन गर्ल नाम था डस्क स्पिरिट का। ये भी काफी खतरनाक थी। अब ये थी भाई सुप्रीम वाइड डेमोनाइटेशन सेक्ट की। वो 9 मीटर से एक अलग ही डीमन में बदल जाती है जिसके आसपास हरे रंग का धुंध दिख रहा था। बॉडी ट्रांसपेरेंट था, मतलब दीवार के आर पार आप निकल सकते हैं, जैसा कि जोकिंग का वो जो ग्रू ग्लू मार्ट है कुछ वैसा ही बोल सकते हो। और दुश्मनों को तो सीधा निगल जाती थी, जो कि बाद में इसके बॉडी में गल करके वो सीड्स के रूप में बदल जाते हैं, जैसे कि ये बाद में वैसे भी आपने देखा होगा खाते रहती है। वांग चेन का जो कोड नेम था काफी सरप्राइज था। उसका नाम था सन स्पिरिट। वो अपने कॉफिन से कभी बाहर निकलता ही नहीं। मालूम है आपको, इसका बाहर में एक दूसरा बॉडी दिखता था जिससे कि वो बैटल कर रहा था और असैसिन की तरह ये काम करता था। अचानक से पीछे प्रकट होता था और निपटा देता था। और ये था सुप्रीम एंशिएंट लाइटनिंग ऑर्डर सेक्ट का। जो इन तीनों को बैटल करते हुए देखता है और समझ में इसको भी आ रहा था कितने स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान ये तीनों जोकिंग को नोटिस करते हैं आते हुए और देखते हैं क्रोइश आंख दिखती है इसके फोरहेड पर, क्योंकि जो अभी भी अपने फुल बॉडी टेक्निक में ही था, फ्यूजन टेक्निक में। बैटल प्रोवेस 7 का दिख ही रहा था, 7 पैलेस का। तो ये अचंभित हो जाते हैं और जू की नजरें जब ऊपर में बैटल करते हुए कॉन्ग पर पड़ती है तो वो भी हैरान था। देखो 4 होली टाइड कल्टिवेटर्स थे, वो ब्लैक गार्ड वाले, 8 पैलेस बैटल प्रोवेस वाले, सभी के पास इंपीरियल क्लास टेक्निक था। फिर भी इन चारों से अकेले वो बैटल कर रहे थे क्योंकि उस समय अपने वो 10 हेवनली पैलेसेस के पावर को यूज कर रहे थे। पीछे में गोल्डन ड्रैगन भी प्रकट होता है, साथ में कुछ ब्लडी मिस्ट के और यूज करते तो उनका बैटल प्रोवेस और बढ़ जाता है। चारों ये जो ब्लैक गार्ड कल्टिवेटर से जो कि इनको बांधने को देख रहे थे, उनका टेक्निक जो थी इंपीरियल क्लास वो कोलैप्स कर जाती और वो खून के उल्टे करने लगती। वो भागने को देखते हैं लेकिन लेट कर चुके थे। एक को तो बस ऐसा टच कर देते पाम से वो, मतलब कॉन्ग, और वो सीधा पिघल जाता है। और दूसरे को फिर तीसरे को वैसे ही मारते हैं। 2 को तो ऐसे पकड़ लेते हैं, एक को गोल्डन ड्रैगन से बांध देते हैं, एक को जो खूनी धुंध था उससे घेर लेते हैं। और फिर 2 को याद आता है कि कैप्टन बता रहे थे कि कॉन्ग कितना ब्रूटल आदमी है जब इंसानों के अलावा किसी से बैटल करता है। जो ब्लड रूप था ना इनका, कॉन्ग का ब्लड रूप मतलब ब्लड कलर का एक कपड़ा था बोल सकते हो, उसमें से गारमेंट फ्लॉक वाले जो लोग थे उनके फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। वांग चेन इस दौरान उसका जो डॉपल गैंगर था, क्योंकि वो तो अपने कॉफिन से बाहर नहीं निकलता था, तो जू की तरफ देखता है और वो बोलता है वो ड्रैगन ब्रो का ट्रेजर है, टैबू ट्रेजर है। फिर वो बोलता है लेकिन किड ये तुम्हारी फ्लैशी बॉडी का ट्रिक काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर समय मिला तो मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो। जू बोलता है कि हाँ लेकिन आपको थोड़ा मेरे से दूर रहना चाहिए। वांग चेन कहता अगर मैं नहीं रहा तो बोलता है फिर मैं अपने जहर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मुझे नहीं पता फिर आपका ये जो क्लोन है उसका क्या होगा। वांग चेन तुरंत गायब हो जाता है और थोड़ा दूरी पर प्रकट होता है। इस दौरान कॉन्ग भी अब नीचे आ जाते हैं, देखते हैं कि इनके सभी साथी लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग इंजर्ड हैं लेकिन कोई मरा नहीं था। जू की तरफ ऐसा हाँ हमेशा हिलाते हैं और उसके बाद वांग चेन पर फोकस करते हैं कि सन स्पिरिट तुम ही बस गर्म हो, तुम बस एरोगेंट हो चुके हो और कुछ नहीं, देखते तुम मुझसे बैटल करो फिर पता चलेगा। वांग चेन बोलता है अरे कहाँ ड्रैगन ब्रो, और फिर ये बोलता है कि छोड़ो वो सब, तुम एक काम करो पहले फॉर्मेशन फिक्स करो, मैं निकलना है। और जू को लगता है यार कि जो सीनियर कॉन्ग है मतलब वो एकदम बोल सकते हो ना कि पैलेस लॉर्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर। कोशिश करूंगा शाम में वीडियो डाल दूं, मतलब ऑफिस का काम अगर कम रहा तो कल नहीं डाल पाया क्योंकि मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आया था। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट ए के मुसाफिर फिदा लेता हूँ।